चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास में लिबरलाइजेशन का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश अप हो गया था, एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपर तरीके से उस लेक्चर को देखा हो। ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, राइट। तो एलपीजी पॉलिसी हमारी चल रही है बेटा, और एलपीजी पॉलिसी में बेसिकली हम कितने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज लिबरलाइजेशन। नाउ सेकंड डिस्कस करना है जब मैं पी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। अब सुनना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइवेटाइजेशन है क्या, और इसका बेसिक सिचुएशन क्या है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनिए, राइट। एक बार इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, देन फिर हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे जाते हैं। और एक प्राइवेटाइजेशन बेटा उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लिबरलाइजेशन से, राइट। जिसमें जितना आपने लिबरलाइजेशन में डिस्कस किया था उतना कॉन्सेप्ट बेटा इसमें नहीं है, मे बी आज ही खत्म हो जाएगा ये। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक है। जैसे कि आपने एक चीज देखा था, जब मैं आपको नीड्स पढ़ा था न्यू नई पॉलिसी में, तो वहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था, दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। याद है आपको? मैंने एक पॉइंट कराया था आपको, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पार्टिसिपेशन सभी को करना है बेटा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, राइट। आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसकी परफॉर्मेंस काफी पुअर थी, जिसके कारण गवर्नमेंट को काफी लॉसेस हुए, और जो टैक्स पेयर का पैसा था वो काफी ज्यादा बर्बाद हुआ। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इन ईयर 1991, ठीक है, इन ईयर 1991 में डिसाइड किया कि जितने भी पीएसयूज है, राइट, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को शिफ्ट कर दिया जाए टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। ध्यान से सुनना सर, ये जो बेसिक सिचुएशन थी, ये हमने एक एक रीजन पढ़ा कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बेटा, उसका पुअर परफॉर्मेंस था। पुअर परफॉर्मेंस क्यों था? क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था बेटा, जिसके कारण आपने ये भी पढ़ा था कि सर पीएसयूज के कारण हमें बहुत सारे लॉसेस भी हुए, और एक करप्शन का एक ब्रीडिंग सेंटर भी बन गया था, राइट। जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी पैसे, जो टैक्स पेयर के पैसे होते हैं बेटा, वो काफी पैसे वेस्ट भी हुए, राइट। 1991 में गवर्नमेंट ने सोचा कि यार अब पीएसयूज के जरिए ना इकोनॉमी में बिजनेस को कंडक्ट करना थोड़ा सा ना इम्पॉसिबल टास्क सा हो रहा है, और पीएसयूज प्रॉपर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रही। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि पीएसयूज का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, जो सरकार चला रही थी, जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में था बिफोर 1991, गवर्नमेंट ने सोचा इसको शिफ्ट कर दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया जाए फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पीएसयूज। यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी सरकारी कंपनियां थी, वहां पर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कराना शुरू कर दिया। या फिर इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि इकोनॉमी में, या फिर आप ये भी कह सकते हो बेटा, इकोनॉमी में इंक्रीज कर दिया इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। यानी कि इकोनॉमी में किसको इंक्रीज कर दिया? इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को बेटा हमने क्या करा बेटा, इकोनॉमी में बढ़ा दिया, इकोनॉमी में बढ़ा दिया। तो यही एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है। जो आज हमें डिस्कस करना है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, वो यही है बेटा कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के रोल्स को बढ़ा देना, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट्स को यहाँ पर इंक्रीज करना। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसमें हमें काफी चीजें डिस्कस करनी है, राइट। तो आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। समझ आया बच्चे, प्राइवेट सेक्टर क्या है और प्राइवेट सेक्टर को क्यों इन्वॉल्व किया गया बेटा इकोनॉमी में? जनरली ये है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। अभी हम इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी डिस्कस करेंगे, इसको फटाफट से नोट कीजिए। चलिए, कहते हैं प्राइवेटाइजेशन
is the process of involving the private sector in the ownership or operation of the state owned enterprises. और सिचुएशन भी कहते हैं सर, इट इम्प्लाइज gradual withdrawal of the government ownership, या you can say management, from the public sector enterprises. पहले लिख लीजिए बेटा, फिर समझेंगे इसको. It may happens in two ways. फर्स्ट है outright sale of the government enterprise to the private entrepreneur. और सेकंड है हमारे पास withdrawal of the government ownership and management from mixed enterprises. Where government jointly with private sector manage the enterprises. चलिए. सॉरी. तबीयत ठीक नहीं हुई है बेटा अभी. यहाँ पर एक एग्जांपल लिख सकते हैं आप. डिसइन्वेस्टमेंट. अभी मैं समझाऊंगा डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा, ठीक है. चलिए बेटा फटाफट से इसको नोट करेंगे पहले आप, फिर इसको समझते हैं डिटेल में कि बेसिक प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए. राइट. ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला जल्दी से नोट करो, फिर समझाता हूँ. हाँ सर, प्राइवेटाइजेशन क्या है. कहते हैं प्राइवेटाइजेशन भाई साहब एक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं बेटा किसको, प्राइवेट सेक्टर को, इन द ओनरशिप एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस.
यानी कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, जिसको कौन ओन करता है बेटा? स्टेट। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्योंकि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, जितने भी सरकार के अधिकरण में जितनी भी कंपनीज है बेटा, उनकी ओनरशिप और उनकी ऑपरेशन आप किसको इन्वॉल्व कर दे रहे हो बेटा? प्राइवेट सेक्टर को। राइट। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दूं आपको, ताजा ताजा एग्जांपल, तो दैट इज एयर इंडिया। ठीक है भाई साहब। एयर इंडिया जो कि एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, यू कैन से कंपनी ऑल्सो। राइट। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी कर दी गई है बेटा? इन्वॉल्वमेंट किसकी कर दी है? टाटा ग्रुप की। आपने देखा होगा, भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेसिकली किसको सेल ऑफ कर दिया बेटा? टाटा ग्रुप को। यानी कि नाउ फ्रॉम, राइट, आई थिंक कल या परसों डील फाइनल हुई थी, राइट। नाउ बेटा एयर इंडिया को बेसिकली मैनेज कौन करेगा? टाटा ग्रुप। ठीक है। तो यानी कि सरकार को पता है कि भैया हम इसका मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो क्यों ना इसकी ओनरशिप या इसके ऑपरेशन को किसी और को दे दिया जाए। जी। तो सरकार ने एयर इंडिया में भी यही करा बेटा। सरकारी कंपनी थी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी बेटा, उसमें सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट करा दी। और नाउ यू विल सी, कुछ ही सालों में बेटा इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त होगा। राइट। रीजन बीइंग, क्योंकि इसको प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा, और प्राइवेट सेक्टर जब किसी चीज को मैनेज करता है तो उसका मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होता है। नो डाउट गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट किसका होता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर का। राइट। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख सकते हो बेटा उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो अब एयर इंडिया में माइट भी चेंजेस आए काफी। ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन ये होता है बेटा कि आप जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है बेटा, उसमें किसको इन्वॉल्व करना? प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग। अब जरा देखिए इसमें आगे क्या कहता है। कहता है, इट इज इम्प्लाई ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। यानी कि सरकार क्या कर सकती है बेटा? अपनी खुद की ओनरशिप और मैनेजमेंट को विड्रॉ कर सकती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज है बेटा, उन गवर्नमेंट कंपनीज में से सरकार अपनी ओनरशिप, ऑनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? मालिकाना जो भी उनका राइट है, राइट, ऑनरशिप को और उसके मैनेजमेंट राइट को बेटा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? विड्रॉ कर सकती है। विड्रॉ का मतलब वापस ले लेना, और उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट कर देना? प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट करना। कैसे करेगी सर? इसके दो तरीके हैं। पहला, आउटरेट सेल। सॉरी, आउटरेट सेल कर देगी बेटा किसको? गला बहुत खराब है यार। देखो ये आउटरेट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हैं उनकी सेल कर देगा बेटा किसको? बेच देगा उन्हें। किसे? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बेच देगा। और यही एग्जांपल है बेटा डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट एग्जांपल है कि जहां पर सरकार अपनी ओनरशिप वाली कंपनीज को सेल कर देती है किसको? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। या फिर गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है अपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट राइट मिक्स एंटरप्राइजेस में। मतलब मिक्स एंटरप्राइज का मतलब ये होता है सर, जहां पर कुछ ऐसी कंपनियां होती है बेटा जिसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके चला रहे हैं, और गवर्नमेंट उसमें से अपना जो ओनरशिप है उसको क्या कर लेगी? विड्रॉ कर लेगी। तो अब बचा क्या? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। तो इसका मतलब इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कराई जाती है बेटा इकोनॉमी में, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी में। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नाउ मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी को? ये समझ आ गया आपको? बोलो जी। एवरीवन, कोई डाउट बेटा किसी पॉइंट में? बेटा डायरेक्टली सेल कर देना, डायरेक्ट सेल टू द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, बिड विड लगा के। जैसा भी टाटा ग्रुप को बेटा बिड, टाटा ग्रुप ने बिड में पार्टिसिपेट किया था, और वो बिड में जनरली बेटा किसको दे दिया गया? और गवर्नमेंट किसको देगी बेटा? जिसकी हायर बिड होगी। जो हायर बिड लगाएगा उसको तो सरकार दे देगी, और अपनी कंपनी, फिर वो चलाएगा उस कंपनी को। समझे? हाँ जी। तो होल एंड सोल टाटा ग्रुप को नहीं दिया होगा ना बेटा, पहले उसका क्या करा होगा? बिडिंग करी गई होगी, प्रॉपर ऑक्शन लगा होगा ना। अगर गवर्नमेंट सीधे प्राइवेट सेक्टर टाटा ग्रुप को दे देती तो फिर ये तो गलत होता। आप सभी प्राइवेट सेक्टर में जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है उन सबको पार्टिसिपेट करने का राइट दोगे। समझे ना? तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। समझ आया तुम्हारे? चलो अब जरा देखो डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट उससे पहले बेटा एक छोटी सी आपसे के साथ, अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है ना उनके लिए पूछूंगा।
देन उसके बाद मैं आपको कराऊंगा दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, राइट। तो डिसइन्वेस्टमेंट को समझने से पहले आज तो गला कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। ठीक है जी। डिसइन्वेस्टमेंट को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेटा जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं प्लीज आंसर दीजिएगा। आपने ये पढ़ा होगा कंपनीज अकाउंट में, शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है बच्चे? बोलो। अब मुझे बताना जरा कि शेयर कैपिटल एसेट्स होती है या लाइबिलिटी? शेयर कैपिटल क्या होती है हमारे लिए, एसेट्स या लाइबिलिटी? जो भी आपने पढ़ा है बताओ जी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट प्लीज। पार्टिसिपेशन सभी को करना भाई, कंपनी के लिए बेटा, आपके लिए क्यों पढ़ेंगे हम? आपका क्या रोल है कंपनी में? कंपनी ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल किसकी होती है, कंपनी की, तो कंपनी के लिए पढ़ेंगे ना हम। वन आंसर आई रिसीव दैट इज लाइबिलिटी सर। मतलब तीनों बच्चे कह रहे हैं लाइबिलिटी, ओके। आर यू श्योर बेटा? चलिए अब सुनिएगा, यानी कि बेसिकली आपके अकॉर्डिंग हमारी शेयर कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है जी। ठीक है, ध्यान सुना बेटा प्लीज। अब सुनना सर, ये शेयर कैपिटल होती क्या है? सर बहुत सारे शेयर्स को अगर मैं जोड़ूं, ठीक है, बहुत सारे शेयर्स को अगर मैं क्या कर दूं, सम अप कर दूं, तो इन शेयर्स का सम अप शेयर कैपिटल कहलाता है। यानी कि कंपनी में एक बेसिक सेगमेंट्स होता है शेयर्स का, राइट। और ये शेयर्स बेटा हमारे जनरली दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, हमारे शेयर्स दो तरीके के होते हैं बेटा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। और मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो कलेक्टिवली शेयर्स कहलाते हैं। और सारे शेयर जितने भी कंपनी में शेयर्स है सबको जोड़ दूं तो शेयर कैपिटल कहलाएगा। लेट अस अज्यूम एक कंपनी में 1 लाख शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो एक क्या कहलाएगा, हमारा शेयर्स। ठीक है, तो बेटा आप सुनना, कंपनीज एक्ट, बेटा ध्यान सुना प्लीज। एक लॉ है बेटा जो कंपनीज को गवर्न करता है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसका एक सेक्शन है बेटा, सेक्शन 44। सेक्शन 44 कहता है ये जो शेयर्स है ना, शेयर्स आर एसेट्स ऑफ कंपनीज। शेयर्स क्या होती है बेटा कंपनीज के लिए, एसेट्स होती है। सेक्शन 44 ये बात कहता है कंपनीज एक्ट 2013 में। अब सर यहाँ पर एक छोटा सा ना कंफ्यूजन ये आ गया कि सर जब शेयर्स हमारी एसेट्स है, वहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा होगा बेटा, डायरेक्टली एसेट नहीं लिखा होगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, राइट। तो शेयर्स हमारा एसेट्स है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। मैं नहीं कह रहा बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है सेक्शन 44 में। ठीक है, और अगर मैं बहुत सारे शेयर्स को जोड़ दूं तो वो शेयर कैपिटल बनता है। तो जरा मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं सारे शेयर्स, शेयर्स मेरे लिए एसेट्स है, शेयर मेरे लिए क्या है, एसेट्स है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सॉरी। और जब मैं सारे शेयर्स को जोड़ता हूँ तो ये क्या बन जाता है, शेयर कैपिटल। तो सर ये लाइबिलिटी कैसे हुई? जब आप इस सारी एसेट्स को जोड़ूंगा तो वो एसेट्स जुड़ने के बाद लाइबिलिटी कैसे बन जाएगी बेटा? एक मुझे लॉजिकली बात बताना, वो लाइबिलिटी कैसे बन जाएगी, हाउ कुड दिस पॉसिबल? यानी कि सर एसेट्स को जोड़ूंगा तो एसेट्स ही बनेगा ना, पहला लॉजिक तो ये है। इसका मतलब सर इस लॉजिक से अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल हमारी क्या है, एसेट्स है, पहला पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो शेयर कैपिटल को एसेट्स बोलता है। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, दूसरा पॉइंट सुनिएगा ध्यान से बेटा, ध्यान सुनना, अभी कंक्लूसिव आंसर पूछूंगा फिर से आपसे। सर कंपनी की शेयर कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख शेयर कैपिटल है। और कंपनी इसी शेयर कैपिटल को इश्यू करती है पब्लिक को। आपने सुना होगा कि कंपनी शेयर इश्यू करती है पब्लिक को। क्या इशू करती है बच्चे, शेयर। ऑब्वियसली बात है, 1 लाख के शेयर को तो इशू करेगी मार्केट में।
और पब्लिक बेटा शेयर को बाय करती है, और बाय करके कंपनी को बेटा पैसा देती है। मनी पेड। ध्यान सुनिएगा प्लीज। कंपनी शेयर्स इशू करती है किसको बेटा? पब्लिक को। अब जरा बेटा मुझे एक बात बताना ध्यान से। आपने बोला कि सर शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है। बच्चे मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी पब्लिक है, ऐसे कौन सा इन्वेस्टर है बेटा जो किसी कंपनी की लाइबिलिटी को खरीदेगा और कंपनी को पैसे पे करेगा? मुझे एक लॉजिकल बात बताओ, क्या अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ 1 लाख रुपए का, और मैं कह रहा हूँ बेटा मेरे पास ना 1 लाख रुपए के लोन है, इन लोन को खरीद के ना मुझे 1 लाख रुपए पैसे दे दो, या 10 लाख रुपए पैसे दे दो, दोगे मुझे आप लोग? प्लीज पार्टिसिपेट। क्या मुझे आप 1 लाख रुपए दोगे? हाँ जी। नहीं दोगे? वेट वेट, वही तो बता रहा हूँ आपको मैं। बेटा अगर कंपनी, वही तो बता रहा हूँ, शेयर कैपिटल अगर कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, तो कोई कंपनी अपनी लाइबिलिटी को इश्यू करेगा पब्लिक को, और बोलेगा हमें पैसे दो, क्या दोगे? लॉजिकली बताओ, दोगे पैसे? हाँ जी। समझ आ रहा है तुम्हारे कुछ? तुम्हारे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। बोलो प्लीज। प्रथम, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा, पहले मेरा आंसर दो। क्या अगर कोई कंपनी आपको आपकी अपनी लाइबिलिटी देगी, क्या उस कंपनी को पैसे दोगे आप? नहीं दोगे ना, लॉजिकल है। तो यहाँ भी आप तभी कंपनी को पैसे दोगे जब कंपनी अपनी एसेट्स देगी। कंपनी क्या देती है आपको? शेयर्स देती है ना। और शेयर्स बेटा सेक्शन 44 के हिसाब से एसेट्स है। एसेट्स है कि नहीं है? यस। तो बेटा शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी नहीं होती, शेयर कैपिटल हमारी एसेट्स होती है। राइट। अब सुनना। सर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर अगर शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम अपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो सर इधर साइड हम लाइबिलिटी लिखते हैं। हालांकि फॉर्मेट चेंज हो चुका है बेटा, बट आप आज भी इसी फॉर्मेट से पढ़ रहे होंगे। आप वर्टिकल फॉर्मेट आ चुका है बेटा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। आप आप अकाउंट्स में शेयर कैपिटल यहाँ लिखते हैं। लिखते हुए चीज। हाँ जी, बोलो। सुनना। आप शेयर कैपिटल को यहाँ लिखते हो, तो आप बोलोगे सर हमने शेयर कैपिटल को तो लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है, और जब शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है तो आप एसेट्स कैसे बोल रहे हो? आप सुनना बेटा, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। कंपनी 1 लाख की शेयर कैपिटल है, और 10 रुपए की फेस वैल्यू है, और यहाँ पर आप लिखते हो 10 लाख रुपए। आपने कभी भी यहाँ पर एक्चुअल शेयर कैपिटल नहीं लिखा बेटा, यहाँ पर आपने क्या लिखा होगा लाइबिलिटी में? वो पैसा जो आपने शेयर कैपिटल से रिसीव करा है। अब सुनना, कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। सेक्शन की लैंग्वेज बेटा शायद अभी आपको उतनी समझ में नहीं आएगी, बट फॉर नॉलेज पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है भैया, शेयर कैपिटल में जो कंपनी ने पैसा रेस करा है, मनी, वो मनी कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, ना कि शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो ये 1 लाख का है बेटा। ठीक है। और ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये शेयर कैपिटल नहीं है। ये शेयर कैपिटल से जो पैसा उठाया है मार्केट से आपने, वो पैसा है। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है दिस इज लाइबिलिटी, दिस इज नॉट लाइबिलिटी। 1 लाख रुपए, 1 लाख की जो कैपिटल है ना बेटा, शेयर कैपिटल, दैट इज नॉट अ लाइबिलिटी, वो एसेट्स है। ठीक है। शेयर्स एसेट्स होती है कंपनी की। इसमें बेटा दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट्स कर सकता हूँ मैं किसी भी पर्सन से। शेयर कैपिटल इज अ एसेट्स टू द कंपनी। हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल एसेट्स होती है कंपनी के लिए। बट जो शेयर कैपिटल के जरिए पैसा रेस कर रहे हो बेटा, दैट मनी 10 लाख रुपीज, दैट इज लाइबिलिटी। दैट्स व्हाई बेटा हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, और हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस पैसे को, ना कि शेयर कैपिटल। ठीक है। जो शेयर कैपिटल के जरिए हमने पैसा रिसीव करा बेटा, उस पैसे को हम लाइबिलिटी साइड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ना कि शेयर कैपिटल को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमने यहाँ पर कुछ रेफरेंशियल पढ़ा बेटा, सेक्शन 44। नहीं 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 नहीं, अबे गधे, शेयर एसेट्स है। शेयर हो, शेयर कैपिटल हो, एसेट्स है बेटा। शेयर्स क्या होते हैं? मैंने ये क्या बोला भाई, क्या समझ रहे हो? सेक्शन 44 क्या कहता है? शेयर्स क्या है? एसेट्स ऑफ द कंपनी।
शेयर्स क्या है? एसेट्स ऑफ द कंपनी। और जब मैं सारे शेयर्स को जोड़ूंगा तो वो एसेट्स ही तो बनेगा भाई। शेयर कैपिटल का जोड़, सभी शेयर्स को जोड़ दूंगा तो वो शेयर कैपिटल बनता है। ठीक है, बट जो शेयर कैपिटल से आपने पैसा रेज करा है, वो पैसा बेटा जो मनी है, वो मनी आप पे क्या है? लाइबिलिटी है। देखो ना, मैंने क्या बोला, एक कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख की शेयर कैपिटल है, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। राइट? तो आपने 1 लाख शेयर पब्लिक को इश्यू करा, पब्लिक ने आपको 10 लाख रुपए दिए, तो ये 10 लाख रुपए आपके लिए लाइबिलिटी है बेटा, ना कि ये शेयर कैपिटल। ये 1 लाख की लाइबिलिटी नहीं है। 1 लाख जो आपकी है, ये शेयर कैपिटल ही आपके लिए एसेट्स होती है, तभी तो आप पब्लिक को इश्यू कर रहे हो, पब्लिक उसके बदले आपको पैसा दे रही है। राइट? बट जो शेयर कैपिटल से आपने पैसा रिसीव करा है, एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता भैया वो लाइबिलिटी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी, समझ आया? बोलो प्लीज। तो बेटा शेयर कैपिटल इज नॉट लाइबिलिटी, हमेशा याद रखना। और हो सके तो अपने अकाउंट्स के सर से पूछना, वो आपसे दुनिया भर की बहस करेंगे, नहीं लाइबिलिटी होता है, ये होता है, वो होता है। बट फैक्ट यही है बेटा, शेयर कैपिटल इज एसेट्स एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नॉट अ लाइबिलिटी। ठीक है, शेयर कैपिटल हमेशा एसेट्स होती है। बट हाँ, शेयर कैपिटल में जो पैसा रिसीव हुआ है, दैट इज द मनी। जो मनी वो आपने रिसीव करा, दैट इज योर लाइबिलिटी। ठीक है बेटा, शेयर से आपको ओनरशिप राइट मिलता है। कौन सी लाइबिलिटी खरीदने से हमें ओनरशिप राइट मिलता है भाई? समझ रहे हो? अच्छा, कुछ लॉजिकल क्लियर हुआ तुम्हारे? कुछ समझ आया? राइट? अपने अकाउंट्स के सर से पूछोगे बेटा, 100% आपको कॉन्ट्ररी आंसर मिलेगा। और वो इस बात पे अड़ जाएंगे, नहीं भैया तो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि लाइबिलिटी से शो होता है। बट मैंने आपको लॉजिक प्रूफ किया है यहाँ पर। शेयर्स हमारी एसेट्स है एज पर सेक्शन 44, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, सेक्शन 44 बोलेगा शेयर्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स है। और शेयर्स को मैं जब मैं जोड़ के समावेशन करके शेयर कैपिटल बनाऊंगा, तो लाइबिलिटी कैसे हो जाएगी? वो भी एसेट्स ही होगी बेटा, बिल्कुल एसेट्स होगी। ये और दूसरा ये लॉजिकल है बेटा कि हम किसी को अपनी एसेट्स देंगे तभी वो हमें पैसे देगा। जब मैं किसी को अपनी लाइबिलिटी दूंगा, वो मुझे पैसे कभी भी नहीं देगा, नॉट पॉसिबल, है प्रैक्टिकल है। ठीक है। और दूसरा लॉजिक ये भी बताया मैंने, लाइबिलिटी साइड क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि बेटा ये इस पे जो पैसा आप रेज कर रहे हो, वो पैसा, वो मनी आपके लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। दिस इज अ नॉलेज, ये नॉलेजेबल चीज है बेटा। जनरली अकाउंट्स में बहुत सारे टीचर पढ़ाते तो है, बट वो फैक्ट्स और लॉजिक के साथ नहीं पढ़ाते, वो फॉर्मेट के साथ पढ़ाते हैं, थ्योरी आपको कभी नहीं पढ़ाते। बोल दो मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या ऐसा ही है बेटा? आप अकाउंट्स पढ़ते जरूर है बेटा, बट वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट के थ्रू पढ़ाया जाता है, आपको कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है। समझे? तो आई होप सो कि इससे पहले आपने शेयर कैपिटल की ये एक्सप्लेनेशन नहीं करी होगी, आई होप सो, मैं आशा करता हूँ इतनी। समझ आया तुम्हारे कुछ? हाँ जी, करी थी इससे पहले कुछ? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको ना एक काम करिए, नोट करिए फटाफट से, इस पूरे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं, कृपया करके प्लीज आप लोग पॉज करके नोट कीजिएगा। एंड इसको भी आपको नोट करना है बेटा, ताकि अगर आप किसी को बोलो कि शेयर कैपिटल एसेट्स, लाइबिलिटी नहीं एसेट्स है, ताकि आप उसके साथ बहस कर सको, आपके पास एक प्रॉपर फैक्ट्स हो। ठीक है। देखो, लाइफ में आर्ग्यूमेंट किया करो, सीखोगे, बहुत सी चीजें सीखोगे बेटा। राइट? माइट भी कहीं पर आप सही हो सकते हो, माइट भी कहीं पर गलत भी हो सकते हो, बट उन सब चीजों से हम सीखते हैं। राइट? रिसर्चर बनो, रिसर्च बनो अपने आप को डेवलप करने के लिए बेटा। चीजों को हमेशा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करो, रट्टाफिकेशन करके नहीं। हमेशा याद रखना, जितना रटाफिकेशन करोगे बेटा, वो चीजें आप एक पल को पास तो हो जाओगे, बट आपका मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। मेंटल ग्रोथ के लिए हमेशा रिसर्च किया करो, नई नई चीजें पढ़ा करो। ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कैपिटल के ऊपर आर्ग्यूमेंट जरूर करना बेटा, उनसे बोलना भैया बता शेयर कैपिटल क्या होती है। राइट? इससे क्या होगा बेटा, आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल कर आएगा कि हाँ यार, इसको कुछ नया पता है। राइट? शेयर कैपिटल तो हर किसी को पता है, लाइब्रेरी साइड लिखते हैं लाइब्रेरी, बट आपको क्या नया पता है? अभी मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड, जब मेरा बिजनेस में फाइनेंस वाला चैप्टर शुरू होगा। राइट? वहां पर बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंपनी की फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होती है। राइट? कंपनी एप्लीकेशन में कितना अमाउंट डिमांड करते हो, और आपने कितना पढ़ते हो आप लोग 12th क्लास में। राइट? फेस वैल्यू कितनी हो सकती है, किस कंपनी की कितनी फेस वैल्यू होगी। राइट? ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा बिजनेस वाली क्लास में। एंड फिलहाल आपको ये समझ आ गया बेटा? चलो, इसको फटाफट से आप लोग नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। फिर हम डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने आपको शेयर कैपिटल समझाया है। राइट? शेयर कैपिटल समझाने के पीछे लॉजिक यही था बेटा, मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट समझाना चाहता था। और वो डिसइन्वेस्टमेंट आपको तभी समझ में आता जब आपको शेयर कैपिटल समझ में आ जाता। ठीक है। चलिए, आई होप सो कि आपको समझ आया, उसको फटाफट से नोट करो प्लीज। आज आपको शेयर कैपिटल का मीनिंग समझ आ गया होगा बच्चा। राइट? नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट को भी समझ लेते हैं।
हालांकि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए बेटा सरकार प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, ठीक है, बट मैं आपको समझा दूं उसका बेसिक सिचुएशन क्या है। अगेन यहाँ पर मैं जितने भी डेटा लूंगा ऑल आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन, जिनका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है बेटा। ये मैं अजम्पशन के बेसिस पे डेटा लूंगा, ठीक है। ये तुम सोचो सर ये तो आपने गलत लिखवा दिया, ठीक है। सुन लिखे वो भी नहीं, सुनिए मैं आपको फिर थ्योरी लिखाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कभी कभी बताइए इसको क्या हो जाता है, नालायक को राइटिंग खराब हो जाती है। देखो ध्यान से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लेते हैं एयर इंडिया, जो भारत सरकार की कंपनी है एयर इंडिया, इसमें मान लो सरकार ने शेयर्स होल्ड करे हुए हैं 90%। ध्यान सुनना, यानी कि एयर इंडिया की जो कंपनी है बेटा उसमें सरकार ने कितने शेयर होल्ड करे हुए हैं, 90%। यानी कि सरकार की, अगर बेटा कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी में शेयर परचेज कर लेता है, मतलब वो उसकी एसेट्स खरीदता है, और एसेट्स का मतलब उसके पास क्या आ गई बेटा, उस कंपनी की ओनरशिप आ गई, अभी आपने देखा था। और मान लेते हैं एयर इंडिया का जो शेयर कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ अगेन, मान लो 1 लाख का शेयर कैपिटल है इसका, ठीक है। तो 1 लाख शेयर कैपिटल मतलब सरकार ने 90,000 शेयर खरीदे हुए बेटा, यानी कि 90,000 शेयर खरीदे हुए हैं किसमें, एयर इंडिया में। तो इसका मतलब सरकार के पास बहुत ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम शेयर्स है। तो सरकार इसकी ऑनर हो गई इस कंपनी की, ठीक है। अब सरकार चाहती है, इसके मैनेजमेंट सही से चल नहीं रहा, तो इसको बेच देना चाहती है। यार क्या हो गया इसको, एक सेकंड ना बेटा, राइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही ना। सरकार चाहती है इसको सेल कर देना, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है बेटा, इसको बेच देना। और गवर्नमेंट ने इसको सेल कर दिया टू टाटा ग्रुप। ये अभी हमारा करंट एग्जांपल है तो इसी को ले रहा हूँ बेटा, बट डेटा हमारे अजम्पशन पर बेस्ड है, ठीक है। ठीक है सर, टाटा ग्रुप को बेच दिया। अब लेट अस अज्यूम बेटा, टाटा ग्रुप को क्या सारे शेयर्स बेच दिए। लेट अस अज्यूम, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, सरकार ने अपने शेयर्स, यानी कि इस एयर इंडिया कंपनी से बेटा सरकार ने मान लो 75% शेयर्स बेच दिए, यानी कि टोटल 75% शेयर्स ऑफ एयर इंडिया, ठीक है। 100% में से 75, 90 में से नहीं बेटा, 100 में से सरकार ने 75% शेयर्स किसको बेच दिए, टाटा ग्रुप को। यानी कि ध्यान सुनना, सरकार के पास शेयर्स कितने थे, 90,000 शेयर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख में से 90,000 इसके पास थे, और 1 लाख में से शेयर सेल कर दिए मान लो 75,000 शेयर। तो अब सरकार के पास होल्डिंग कम हो गई बेटा। तो अगर मैं इसको बेसिकली बोलूं, दैट इज 15,000, सरकार के पास अब सिर्फ कितने शेयर्स बचे बेटा, 15,000 शेयर्स ही सरकार के पास यहाँ पर बचे। मेजोरिटी ऑफ शेयर सरकार ने किसको बेच दिया, टाटा ग्रुप को। और शेयर्स मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, एसेट्स, ओनरशिप, ठीक है। तो इसका मतलब ये, डोंट यू थिंक एयर इंडिया की ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई, नाउ मेजर ऑफ शेयर्स किसके पास है बेटा, टाटा ग्रुप के पास, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बेटा किसको, टाटा ग्रुप को। यानी कि अब एयर इंडिया की जो ओनरशिप होगी वो किसके पास होगी बेटा, दैट इज टाटा ग्रुप के पास होगी बेटा। यानी कि ओनरशिप जो दैट इज जो एयरटेल, सॉरी एयर इंडिया जो कंपनी थी बेटा, सरकार की थी, बट अब वो किसकी हो गई बेटा, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो गई। अब इसको प्राइवेट सेक्टर में मैनेज किया जाएगा। तो सर जब सरकार अपनी हिस्सेदारी, अपनी ओनरशिप बेच देती है बेटा, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि जब सरकार अपनी हिस्सेदारी, अपनी ओनरशिप, अपनी ओनरशिप बेटा किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बेच देती है, जैसे कि सरकार ने अपने शेयर्स बेच दिए, अपनी एसेट्स बेच दी बेटा किसको, टाटा ग्रुप को। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेटा हम क्या मानेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट। समझ गए। तो यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम किसी भी सरकारी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल लेकर आ सकते हैं। समझे। हाँ जी, क्लियर हुआ, डिस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा आपको, बोलो प्लीज एवरीवन। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना थोड़ी देर में, पहले अब इधर देख लो, इसको नोट कर लीजिएगा, पहले इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट की थ्योरी देख लेते हैं बेटा, देन इसको आप नोट कर लीजिएगा आराम से। तो डिस इन्वेस्टमेंट है क्या, राइट, ये तो आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, एक प्रॉपर चार्ट फॉर्म में डिस्कस किया। अब इसकी थोड़ा बहुत थ्योरी हम देख लेते हैं। तो कहते हैं सर, अगर मैं डिस इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो जो डिस इन्वेस्टमेंट है,
जो डिसइन्वेस्टमेंट है इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। यानी कि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बेटा हम डिसइन्वेस्टमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा अभी ऊपर एग्जांपल में किस तरीके से, ठीक है। तो कहते हैं इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, अपनी शेयर कैपिटल बेच देती है बेटा ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो भी उसका हो टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो देखिए बहुत सिंपल है बेटा। सर डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह है बेटा कि एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सरकार प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है। किसको प्रमोट करती है बेटा? प्राइवेटाइजेशन को। ये सर कैसे होगा? कहते हैं इट अकर व्हेन गवर्नमेंट सेल कर देती है बेटा अपने शेयर कैपिटल को, जो उसने पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लिया हुआ है बेटा, वो किसको बेच देती है? प्राइवेट सेक्टर को। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट। समझ आया बच्चे? बोलो प्लीज। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक कॉन्सेप्ट में समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, देखिए प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आज खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही था बेटा प्राइवेटाइजेशन, जो कि यहाँ पर फिनिश अप हो गया। अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना, खत्म है। बट हाँ, नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको ना नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न का कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जो कि पीएसयू से रिलेटेड है। ठीक है, जब भारत में पुअर परफॉर्मेंस चल रही थी बेटा पीएसयू के वजह से, और हमारी इकोनॉमी में क्राइसिस आया था बेटा, बट कुछ ऐसी कंपनियां थी बेटा जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करा था, नो डाउट। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उनको कुछ स्टेटस दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। बस वो एक टॉपिक बच गया, फिर प्राइवेटाइजेशन हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। हालांकि प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका बेटा यहाँ पे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे रखेंगे। और जितने भी बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा बेटा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, राइट। और इस थ्योरी को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलो बाय बाय।